घोटालों के जाल में उलझे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार जितना बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही और उलझ जाती है। वजह ये कि एक के बाद एक घोटाले उजागर हो जाते हैं। ताजा मामला महिला सुरक्षा का है। महिला सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए केजरीवाल ने सभी टैक्सी और बसेस में पैनिक बटन लगवाने का फैसला किया था। इसके लिए टैक्सी ऑपरेटर्स से 9,000 और बसेस से 22,000 रुपए वसूले गए, लेकिन वो पैनिक बटन पहले तो लगा ही नहीं, जिसमें लगाया गया वो बटन दबता ही नहीं। पूरा खेल करीब 7 से 800 करोड़ रुपए का है। अब बीजेपी ने निजी टैक्सीज और बसेस में परिवहन विभाग द्वारा लगाए गए पैनिक बटन को लेकर सैकड़ों करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यात्रियों को होने वाली किसी भी परेशानी के लिए कोई नियंत्रण केंद्र के पास नहीं है। ये महिला सुरक्षा के नाम पर सबसे बड़े घोटालों में से एक है। उन्होंने कहा कि मैं केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा घोटाला आप सभी के समक्ष उजागर कर रहा हूं। दिल्ली में 1,12,000 टैक्सियां हैं और 10,000 बसेस। अरविंद केजरीवाल की सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर 1,12,000 टैक्सियों से हर साल 9,000 रुपए वसूलती थी और जो बसें हैं उनसे 12,000 रुपए। इसके बदले में टैक्सियों और बसेस में पैनिक बटन लगाए गए। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो पैनिक बटन दबाया जाए और कंट्रोल रूम से फौरन दिल्ली सरकार की ओर से मदद उपलब्ध करा दी जाएगी। आपको हैरानी होगी कि 2019 से आज तक 800 करोड़ रुपया टैक्सीज और बसेस के मालिकों, प्राइवेट वेंडर्स से वसूला जा चुका है। जो पैनिक बटन लगाए गए उनकी कीमत मुश्किल से 5 रुपए होगी और वो काम भी नहीं कर रहे, क्योंकि इसके लिए कोई कंट्रोल रूम अभी तक बना नहीं। रामवीर सिंह विधूड़ी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से केजरीवाल को नोटिस भेजने की अपील की है और कहा कि मालीवाल केजरीवाल से पूछें कि महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया कहां गया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भाजपा विधायक टैक्सी और बस ऑपरेटर्स के साथ जाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन करेंगे। घर के बाहर टैक्सी लेकर जाएंगे और एक बस भी लेकर जाएंगे। सीएम से आग्रह करेंगे कि जो पैनिक बटन उन्होंने टैक्सीज में लगवाया है वो बटन दबाएं और दिखाएं कि बटन दबाने के बाद वो काम कर रही हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार को लोगों को बताना चाहिए कि पैनिक बटन और महिला सुरक्षा के नाम पर एकत्र किए गए सैकड़ों करोड़ रुपए का क्या हुआ। रामवीर सिंह विधूड़ी के मुताबिक दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ एक डेलीगेशन दिल्ली के एलजी से मिलेगा। उन्होंने कहा कि डेलीगेशन एलजी से इस मामले की सीबीआई जांच करने की मांग करेगा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी से कई घंटे तक की गई पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद जब मंत्री को कार में बिठाया गया तो वो फूट फूट कर रोने लगे और सीने में दर्द की शिकायत करने लगे। उन्हें बाद में शहर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब सेंथिल को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां एजेंसी उनकी कस्टडी की मांग करेगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। हाईकोर्ट ने बालाजी के खिलाफ कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाला में पुलिस और ईडी को जांच की इजाजत दी थी, जिसके कुछ महीने बाद ये कार्रवाई की गई। वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी और ईडी की छापेमारी के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, केजरीवाल और ममता बनर्जी समेत कई मुख्य विपक्षी नेताओं ने इस पर निंदा करते हुए इसे विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया। शरद पवार ने ट्वीट कर कहा, मैं विपक्षी दलों की ओर से शासित सरकारों के मंत्रियों के खिलाफ ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। सेंथिल बालाजी के कार्यालय पर छापे के साथ ईडी अब अलोकतांत्रिक केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचलने के अपने मकसद के साथ दक्षिणी राज्यों में पहुंच गई है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा कि मंत्री सेंथिल बालाजी के सचिवालय कार्यालय पर ईडी की ओर से की गई कार्रवाई संघीय सिद्धांत पर सीधा हमला है। अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बीजेपी की पिछले दरवाजे की रणनीति से उन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बीजेपी की बदले की राजनीति की ओछी हरकतों को देख रहे लोगों की चुप्पी को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये और कुछ नहीं बल्कि 2024 के तूफान से पहले की शांति है, जो बीजेपी को बहा ले जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु के बिजली मंत्री के कार्यालय की तलाशी में ईडी के घोर दुरुपयोग की निंदा करती है। ये उत्पीड़न और डराने धमकाने की मोदी सरकार की बेशर्म कोशिशें हैं। राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसीज का दुरुपयोग मोदी सरकार की पहचान रही है। ये हथकंडे विपक्ष को चुप कराने में कामयाब नहीं होंगे। ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में वी सेंथिल बालाजी के परिसरों पर छापे मारे हैं।
सूत्रों ने बताया कि यहां और इरोड के अलावा बालाजी के गृह जिले करूर में भी तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारियों ने कहा कि यहां सचिवालय में बालाजी के कार्यालय के कमरे में भी तलाशी ली गई। इस मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि विपक्ष को परेशान करने और डराने के लिए केंद्रीय एजेंसीज का बीजेपी की ओर से दुरुपयोग बेरोक टोक जारी है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी के छापे की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीतिक बदले की भावना से अंधी बीजेपी हमारे लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचा रही है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया और कहा कि मैं डीएमके के खिलाफ बीजेपी की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध की इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। केंद्रीय एजेंसीज का दुरुपयोग लगातार जारी है। तमिलनाडु के मंत्री के राज्य सचिवालय और उनके आधिकारिक आवास पर ईडी के छापे अस्वीकार्य हैं। ये बीजेपी की घिनौनी हरकत है। Bureau Report, News of India. अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एलजी विनय कुमार सक्सेना के साथ विवादों में उलझे हैं, अब पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उसी रास्ते पर चलने लगे हैं। राज्यपाल बार बार पत्र लिखकर जानकारी उपलब्ध कराने को कह रहे हैं और भगवंत मान जानकारी देने की जगह विवाद को आगे बढ़ाने में लगे हैं। पंजाब के गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच विवाद अब लेटर वॉर में बदल गया है। राज्यपाल ने अपने कई पत्रों का सीएम मान से जवाब न मिलने पर संवैधानिक कर्तव्य पूरा न करने और एक और पत्र लिखा। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की तरफ से सीएम मान को पत्र लिखते हुए कहा गया कि आपको बताना आवश्यक होगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। दोनों के ही संविधान में भूमिका और दायित्व तय किए जाते हैं। पंजाब को भी अनुच्छेद 167B के तहत राज्य के मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों, संवैधानिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों पर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने का हक है। ऐसे में जब राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री से कोई जानकारी मांगी जाए तो वो इसके लिए बाध्य होते हैं, जबकि मुख्यमंत्री का लहजा, तेवर और उनके द्वारा पत्र लिखा जाना उचित नहीं है। यही नहीं, राज्यपाल के द्वारा मांगी गई जानकारी न देना भी संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है, जबकि जानकारी दिया जाना 167B के तहत मुख्यमंत्री का दायित्व है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच रार बढ़ती जा रही है। राज्यपाल द्वारा कहा गया कि उनकी तरफ से करीब 10 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, जो कि सीधे तौर पर संवैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना है। सीएम मान ने ट्वीट कर दावा किया कि राज्यपाल ने बजट सत्र में उनके कहने पर अपने संबोधन में मेरी सरकार शब्द का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में राज्यपाल पुरोहित की तरफ से लिखा गया, उन्होंने भाषण देते समय ही इस सुझाव को तत्काल स्वीकार किया था, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। Bureau Report, News of India. रिश्वत लेकर नौकरी बेचने वाले तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के गिरफ्तार होते ही लगभग पूरा विपक्ष लोकतंत्र खतरे में है टाइप स्यापा करने लगा। तरह तरह के नेता और बयान सामने आने लगे। विपक्षी कोरस में अपना सुर मिलाने लगे और अब कपिल सिब्बल भी कूद कर सामने आ गए। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी डबल इंजन सरकार कहते हैं। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है उधर उनकी डबल इंजन सरकार डबल बैरल सरकार बन जाती है, जिसमें इनके ईडी सीबीआई डबल बैरल हैं। विपक्ष की सरकारों पर वे इस डबल बैरल को चलाते हैं। जहां ईडी सीबीआई से सरकार नहीं गिरती वहां खरीद फरोख्त करते हैं। बालाजी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सरकार में केंद्रीय एजेंसी की इस तरह की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले मंत्री हैं। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद बालाजी को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री स्टालिन ने मंत्री की हिरासत के बाद अपने वरिष्ठ पार्टी सहयोगियों के साथ बातचीत की। उन्होंने बालाजी के खिलाफ ईडी के छापे को डराने धमकाने की राजनीति करार दिया था। ईडी ने धन शोधन के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले डीएमके के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। उच्चतम न्यायालय ने कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाला मामले में पुलिस और ईडी को बालाजी के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी, जिसके कुछ महीने बाद ये कार्रवाई की गई। इससे पहले बालाजी ने बेचैनी होने की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईडी ने धन शोधन मामले में जांच के तहत चेन्नई, करूर और इरोड में बालाजी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की थी। बालाजी पहले अन्नाद्रमुक से जुड़े हुए थे। वह तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार में परिवहन मंत्री थे। Bureau Report, News of India. केंद्र सरकार का अध्यादेश अरविंद केजरीवाल को सपने में भी डराने लगा है। डर इतना कि बार बार अध्यादेश को पढ़ रहे हैं और नई नई बातें बता रहे हैं। अब उन्होंने खुद ये कह डाला कि दिल्ली की सरकार तो खत्म हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा
कि केंद्र नए अध्यादेश के जरिए न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले फैसले को पलट दिया, बल्कि सरकार को लगभग खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को जितना पढ़ रहे हैं उतनी नई नई बातें सामने आ रही हैं। मतलब ये कि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अध्यादेश को अभी तक ठीक से समझा नहीं और पूरे देश में घूम घूम कर विपक्ष से समर्थन मांगने लगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया है और चीफ सेक्रेटरी को कैबिनेट के फैसले को कानूनी या गैर कानूनी बताने का अधिकार दे दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में एक प्रयोग हुआ है और यदि इसे नहीं रोका गया तो सभी गैर भाजपाई सरकारों के लिए ऐसा अध्यादेश आएगा। उन्होंने कहा कि इसलिए 140 करोड़ लोगों को एक साथ इसका विरोध करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इसके साथ कुछ प्रावधान जनता के सामने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें 3 ऐसे प्रावधान डाले हैं जिससे दिल्ली सरकार लगभग खत्म हो जाती है। इसमें उन्होंने लिखा कि यदि कोई मंत्री अपने सेक्रेटरी को आदेश देगा तो वह डिसाइड करेगा कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक है या गलत। यदि सेक्रेटरी को लगता है कि मंत्री का आदेश लीगली ठीक नहीं है तो वह मंत्री का आदेश मानने से इनकार कर सकता है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है जब सेक्रेटरी को मंत्री का बॉस बना दिया। अरविंद केजरीवाल ने 2 उदाहरण देते हुए कहा कि विजिलेंस सेक्रेटरी को सौरभ भारद्वाज ने वर्क ऑर्डर दिया। विजिलेंस सेक्रेटरी ने खुद को दिल्ली सरकार में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी घोषित कर दिया। एक और केस के अंदर एक जगह झुग्गियां टूटी। जो हमारा दिल्ली सरकार का वकील था उसने बहुत कमजोर दलीलें दी। लगा कि वकील दूसरी पार्टी से मिला हुआ है। मंत्री ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई में हमें कोई अच्छा सीनियर वकील हायर करना चाहिए। सेक्रेटरी फाइल पर लिखती है कि वकील हायर करने का अधिकार सेक्रेटरी का है, मंत्री मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। आपका आदेश गैर कानूनी है, ऐसे कैसे चलेगा? अब तो हर सेक्रेटरी ये तय कर रहा है कि कौन सा आदेश कानूनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक अन्य प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी को पावर दे दी गई है कि वह डिसाइड करेगा कि कैबिनेट का कौन सा फैसला कानूनी है और कौन सा गैर कानूनी। कैबिनेट सुप्रीम होती है। जैसे देश की कैबिनेट सुप्रीम है, राज्य की भी सुप्रीम होती है। इसके अंदर पावर दे दी गई है कि चीफ सेक्रेटरी फैसला करेगा कि कैबिनेट का फैसला कानूनी है या गैर कानूनी। यदि उसे लगता है कि गैर कानूनी है तो वो एलजी को रेफर करेगा और एलजी को पावर दी गई है कि वह कैबिनेट के फैसले को पलट सकता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मंत्री के ऊपर सेक्रेटरी को बिठा दिया और कैबिनेट के ऊपर चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। केजरीवाल ने कहा कि अब कमीशन और बोर्ड का गठन भी केंद्र सरकार करेगी। उन्होंने पूछा कि यदि ऐसा होगा तो दिल्ली सरकार क्या करेगी। उन्होंने कहा कि एक अन्य प्रावधान है कि दिल्ली सरकार में जितने कमीशन बोर्ड हैं उनका गठन केंद्र सरकार करेगी। दिल्ली जल बोर्ड का गठन अब केंद्र सरकार करेगी तो वह चलाएंगे वाटर सेक्टर। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का गठन केंद्र सरकार करेगी तो वही चलाएंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर। 50 से ज्यादा कमीशन का गठन केंद्र सरकार करेगी तो दिल्ली सरकार क्या करेगी? चुनाव क्यों कराते हो? ये बहुत ही खतरनाक अध्यादेश है। हम जितना पढ़ रहे हैं कि जितना इसके अंदर जा रहे हैं उतना लग रहा है कि ये बहुत गलत नीयत से बनाया गया है। Bureau Report, News of India. उपेंद्र कुशवाहा ने जब नीतीश कुमार को गच्चा दिया था तब नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीयू के विलय की कहानी लिख रहे थे, लेकिन कुशवाहा ने ऐन वक्त पर किनारा कर लिया और जेडीयू के विधायक भी विरोध करने लगे। तब नीतीश कुमार को अपने कदम वापस खींचने पड़े। अब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का सारा खेल बिगाड़ कर रख दिया। असल में नीतीश कुमार की कोशिश विधायकों की संख्या बढ़ाने की रही, इसलिए कुशवाहा की पार्टी का विलय उन्होंने कराया। लेकिन यही खेल जब मांझी के साथ खेलना चाहा तो मांझी ने झटका दे दिया। असल में नीतीश कुमार विधायकों की संख्या बढ़ाकर ये संदेश देना चाहते थे कि उनकी पार्टी की ताकत बड़ी है। ऐसा करके वे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका की तलाश में थे। इसी वजह से आरजेडी और जेडीयू के विलय का प्लान भी बनाया था। तब उनकी मंशा थी कि देश फलक पर जब एकता के लिए निकलेंगे तब दल के विधायकों की संख्या दिखेगी और इससे विपक्षी एकता की मुहिम को बल मिलेगा। लोकसभा में जदयू के 16 सिटिंग सांसद हैं। महागठबंधन में मांझी समेत कुल 7 दलों की पार्टी है। महागठबंधन में जदयू के अलावा एक कांग्रेस ही है जिसका 1 सिटिंग सांसद है। 7 दलों के बीच 40 लोकसभा सीटों की हिस्सेदारी भी तय करनी है।
मांझी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि जीतन राम मांझी उनके दल में विलय कर लें, जिससे उन्हें अलग से सीट न देनी पड़े। नीतीश कुमार चाहते थे कि सभी दलों की हिस्सेदारी में कोई परेशानी न हो। विधायकों की संख्या के आधार पर राजद सबसे बड़ी पार्टी है, जदयू महागठबंधन के भीतर दूसरी बड़ी पार्टी है। इस हिसाब से राजद और जदयू बराबर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ती है, तो मात्र 8 सीटों में अन्य 5 दलों के साथ सीट शेयरिंग करनी होगी। इसमें कांग्रेस और माले विधायकों की संख्या के आधार पर क्रमशः तीसरी और चौथी पार्टी है। कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, इसलिए उसकी हिस्सेदारी कुछ विशेष भी है। ऐसे में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को मर्ज कर अन्य दलों के लिए सीट मुहैया कराना एक बड़ा उद्देश्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में जारी सियासी तकरार के बीच होम मिनिस्ट्री ने बड़े पैमाने पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में तैनात कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में भेज दिया है और दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों में तैनात किए गए कई अधिकारियों को दिल्ली बुला लिया। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में 32 आईएएस और 27 आईपीएस अधिकारियों का जिक्र है। ये सभी अधिकारी दिल्ली से अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और लद्दाख भेजे और बुलाए गए हैं। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में 2003 से 2019 बैच के आईएएस और 2004 से 2019 बैच के आईपीएस अधिकारियों का जिक्र है। प्रशासनिक तौर पर हुए इस फेरबदल के बाद दिल्ली की सियासत में नई हलचल पैदा हो सकती है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़ी बातें चल रही थी। इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली पुलिस में बड़े पैमाने पर फेरबदल किए जाएंगे। दिल्ली से बाहर गए अधिकारियों को दिल्ली वापस लाया जाएगा और यहां से कई अधिकारियों को बाहर भेजा जाएगा। पिछले दिनों ही दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था। इस अध्यादेश में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को उनका खोया हुआ अधिकार वापस दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के पदभार ग्रहण करने के बाद आईपीएस से लेकर दिल्ली पुलिस में निचले स्तर तक के कर्मचारियों का बड़े स्तर पर तबादला नहीं किया। पहले उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर हर चीजों को समझने की कोशिश की। इसके बाद अब ट्रांसफर पोस्टिंग पर फोकस करने का निर्णय लिया है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को सुधारने के ख्याल से आने वाले दिनों में कई कदम उठाए जाने हैं। दिल्ली में नए अधिकारियों के आने से दिल्ली के सभी 15 जिलों में डीसीपी की नियुक्ति को लेकर अब सीपी के पास नए विकल्प मिलेंगे। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो कुछ को छोड़कर अधिकतर डीसीपी बदले जा सकते हैं, क्योंकि नए अधिकारी दिल्ली आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।